Hello everyone. So welcome to the next session of the revision series of CA Intercost. I think today is the 11th session. Please correct me if I am wrong. ठीक है, तो मुझे याद है 11th सेशन है आज, और अपने लास्ट सेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का रिवीजन किए थे, और आज के सेशन में वी विल रिवाइज अ वेरी इजी टॉपिक दैट इज जॉब एंड बैच कॉस्टिंग. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट जॉब एंड बैच कॉस्टिंग. विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस कम टू बोर्ड, लेट अस कम टू कॉपी एंड लेट्स स्टार्ट राइटिंग. या सो जॉब एंड बैच कॉस्टिंग एक इजी टॉपिक रहता है. जॉब एंड बैच कॉस्टिंग में सबसे पहले बात करेंगे जॉब कॉस्टिंग के बारे में, कि सर जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है. ठीक है, पहले वो लिखते फिर समझते हैं. लिखना, इट इज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग under which each job is treated as a cost unit and costs are accumulated and ascertained separately for each job. तो जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, क्या लिखे हम लोग. इट इज अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग. देखो, आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं वो दो तरह का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. या तो जो आपका जनरल गुड्स है, जैसे मैंने एग्जांपल क्लास में भी लेता हूँ लिंक पेन एंड प्लास्टिक कंपनी का. तो लिंक पेन एंड प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, वो लोग मार्केट में लिंक पेन्स निकालता ही है. लेकिन अगर मैं लिंक पेन को क्या बोलता हूँ कि मेरे को ना लिंक लिखा हुआ पेन नहीं चाहिए, मेरे को ना SSCI लिखा हुआ पेन चाहिए. तो यहां पर क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया गया ना, वो लोग SSCI मेरे लिए अलग से SSCI टाइप करवाएगा, प्रिंट करवाएगा ऑन द पेन्स. तो इसलिए लिखा हुआ, इट इज फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग अंडर विच ईच जॉब इज ट्रीटेड एज कॉस्ट यूनिट. तो मैंने जो जॉब दिया उसको, मैंने जो काम दिया कि मेरे को 1000 पेन चाहिए SSCI लिखा हुआ, तो इसको क्या माना जाएगा, ये पूरे 100 पेन, ये जो 1000 पेन मैंने बोला SSCI लिखा हुआ, इस पूरे को एक कॉस्ट यूनिट माना जाएगा. मतलब जो उसको प्राइस कोट करने बोलेंगे तो वो पर पेन का प्राइस कोट नहीं करेगा, ये पूरे 1000 पेन को SSCI लिखने में जितना खर्चा होगा, पेन बनाने से लेकर SSCI लिखने में जितना खर्चा होगा, वो एक साथ बताने वाला है. क्योंकि जनरली मार्केट में SSCI लिखा हुआ लोग पेन खरीदेंगे नहीं. रोड में चलता फिरता आदमी SSCI लिखा हुआ पेन क्यों खरीदेगा, वो तो लिंक को देख के पेन खरीदता है. इसलिए वो मेरे को पर पेन का दाम बोल के करेगा क्या, क्योंकि सारा पेन 1000 पेन तो मेरे को ही लेना है. इसलिए पूरा काम को एक ही कॉस्ट यूनिट यहां पे माना जाता है, और फिर उस 1000 पेन को बनाने के लिए जितना कॉस्ट लग रहा है उसका एक्यूमुलेट करते हैं, और हर एक जॉब का कॉस्ट अलग अलग निकाला जाता है. अब कोई दूसरा इंस्टीट्यूट आएगा, बोलेगा मेरा इंस्टीट्यूट का नाम काम को चाहिए, तो ऑब्वियस है बात है, मैं जो काम दे रहा हूं, जितना पेन बनाने बोलूंगा उतना वो कॉस्ट मेरे लिए बोलेगा. दूसरा इंस्टीट्यूट जो उसको बोल रहा है बनाने के लिए, मानो रिलायंस जियो बोल रहा है लिंक को कि हम लोग को रिलायंस जियो लिखा हुआ चाहिए, तो वो रिलायंस जियो का प्राइस, वो जियो रिलायंस जियो के लिए होगा वो प्राइस. तो हर एक जॉब के लिए, हर एक काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट अलग अलग यहां पे निकालते हैं. ठीक है, इसमें लिखो नेचर. अ जॉब में कंसिस्ट ऑफ अ जॉब या फिर प्रोडक्ट या फिर बैच ऑफ प्रोडक्ट
या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और एनी अदर स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है ना। बोलो एक जॉब में क्या आ सकता है, एक पर्टिकुलर जॉब आ सकता है कि एक पर्टिकुलर काम मिला ये करके देने के लिए, तो वो एक जॉब हो गया। प्रोडक्ट, कोई पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट बनाने बोला गया है, वो हम नॉर्मली पेन बनाते हैं, वो बोलता नहीं पेन हमको इस तरह का पेन बना के दीजिए, तो वो भी एक टाइप ऑफ जॉब हो गया, बिकॉज वो मेरा नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, वो क्यों अलग तरह का पेन बनाने अगर बोल दे तो। बैच ऑफ प्रोडक्ट, कोई हम जैसे 1000 पेन एक साथ बनाने बोले। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल का ही मेरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक पेरेंट्स का फ़ोन आया पंजाब से कि सर आप, मेरी बेटी है वो आपसे सीए फाउंडेशन मैथ्स पढ़ी थी, ठीक है ना, सीए फाउंडेशन मैथ्स पढ़ी थी 2020 में पढ़ी थी, तो बट उसका अकाउंट्स के लिए ना क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैथ्स में उसका हर टर्म में अच्छा मार्क्स ही आता है, आपसे पढ़ी हुई है तो आपको बहुत मानती भी है, तो प्लीज़ आप अकाउंट्स पढ़ा दीजिए ना। लेकिन सर है ना आपको ना अलग से पढ़ाना पड़ेगा, मेरी बेटी को अब अलग से पढ़ाएंगे, बैच में नहीं पढ़ेगी, आप जितना फीस बोलेंगे उतना फीस दे देंगे, ऐसा बात आया। तो अगर मैं उस बात का, ऑल्दो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं बोला टाइम ही नहीं है, कहाँ से पढ़ा दे ऐसे, ठीक है, बट अगर मैं एक्सेप्ट करता तो उसके लिए जो प्राइस मिला वो तो एक अलग बात हो गई ना मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए नॉर्मल काम क्या है, बैचेस में पढ़ाना, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उनके साथ कि सिर्फ उनकी बेटी को पढ़ाने के लिए, तो ये नया टाइप का काम हो गया, तो ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक जॉब हो जाएगा। तो जो मैं प्राइस उसको कोट करूंगा तो एक सेपरेट हो गया ना। नॉर्मली अकाउंट का फीस अगर सीए फाउंडेशन में 7000 8000 हो सकता है, मैं उससे 10000 कोट करूंगा, 12000 कोट करूंगा, तो एक सेपरेट काम हो गया वो, और उसके लिए हम कॉस्ट अलग से निकालेंगे। ठीक है ओके तो ये था तुम्हारा नेचर ऑफ जॉब कॉस्टिंग। उसके बाद लिखेंगे एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी कहां अप्लाई होता है? व्हेन जॉब आर एग्जीक्यूटेड, when job are executed for different customer according to their specification। तो यहां पे एप्लीकेबिलिटी क्या बोल रहे हैं हम? जब जॉब एग्जीक्यूट होगा अलग अलग कस्टमर के लिए उनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। अब जैसे अब मेरे लिए तो एक बैच में सीए फाउंडेशन के हर स्टूडेंट मेरे लिए एक जैसा होगा, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं अलग अलग स्टूडेंट को मैं अलग अलग टाइम पे पढ़ाऊंगा, सेपरेटली पढ़ाऊंगा, तब तो क्या होगा, मैं मेरे लिए हर एक स्टूडेंट अलग अलग जॉब हो जाएगा। ठीक है ना, उनको जैसे रिक्वायरमेंट है, कोई बोलेगा हमको बुक नहीं चाहिए, कोई बोलेगा हमको जल्दी जल्दी पढ़ाई, तो अलग अलग कस्टमर को मैं अलग अलग स्टूडेंट्स को मैं अलग अलग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तब वहाँ पर क्या होगा जॉब। जैसे रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है? जो लोग इंटीरियर का काम करते हैं, जो लोग इंटीरियर का काम करते हैं, अलग अलग कस्टमर का इंटीरियर का डिमांड अलग अलग तरह का होता है, तो हर एक कस्टमर के लिए वो लोग अलग अलग तरह से बनाता है, तो अगर अलग अलग तरीके से बनाता है तो कोई इंटीरियर का फीस, कोई प्राइस फिक्स्ड नहीं है, आप जैसा काम करवाएंगे वैसा पैसा चार्ज करता है वो लोग। तो वहां पर क्या यूज हो रहा है? जॉब कॉस्टिंग। तो इसका एग्जांपल कहां हो गया? इंटीरियर डिजाइनिंग में। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज जो ध्यान रखने का होता है, इसमें एक चीज जो ध्यान रखने का होता है क्या, देखो उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए तुम बोला कॉस्ट अलग अलग निकालते हैं, एकदम ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन उस एक पर्टिकुलर जॉब के लिए डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है तुमको पता है कि हाँ इस पेन को बनाने के लिए इतना प्लास्टिक चाहिए, इतना ये चाहिए, वो चाहिए, तुमको पता है। लेबर कितना देर काम कर रहा है तुमको वो पता है, लेकिन सर कॉस्ट निकालने के लिए आपको ओवरहेड भी चार्ज करना होता है ना। ओवरहेड को चार्ज करना मतलब रिकवर करना। अगर क्वेश्चन बता दे कि ओवरहेड को रिकवर करने के लिए रिकवरी रेट क्या यूज करना है, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ ना बताए तो तुम ओवरहेड को रिकवर कैसे करेगा, तो वो लिख रहे to charge the share of overhead on a job, recovery rate are used।
in absence of information, factory overheads are charged as a percentage of direct wages. As a percentage of direct, मतलब क्या हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए अगर रिकवरी रेट निकालना है तो क्या करना होगा, जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल डायरेक्ट वेजेस से और मल्टीप्लाई करने का 100 से, तब यहाँ जो रिकवरी रेट आएगा मान लो आया 25%, तो 25% ऑफ व्हाट, डायरेक्ट वेजेस। उस पर्टिकुलर जॉब का जितना डायरेक्ट वेजेस होगा उसका 25% क्या होगा, तुमको फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करना होगा। समझ गए? सिमिलरली एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड कैसे चार्ज करेंगे आप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड आर चार्ज्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। मतलब इस केस के लिए रिकवरी रेट कैसे निकालेंगे, जो भी एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड है उसको डिवाइड करेंगे वर्क्स कॉस्ट से। वर्क्स कॉस्ट कब जानते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट को बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट, ठीक है ना, इनटू 100। तो यहाँ से मान लो 20% आया तो 20% ऑफ व्हाट, वर्क्स कॉस्ट। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, आगे प्राइम कॉस्ट, उसमें ऐड कर दो फैक्ट्री ओवरहेड, तो आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। अब मान 20% आया तो जो भी फैक्ट्री कॉस्ट आया उसी का 20% क्या हो जाएगा, एडमिन एंड सेलिंग हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलेगा तो फैक्ट्री ओवरहेड को रिकवर करेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस और एडमिन एंड सेलिंग को एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ये बात को ध्यान रखना। कभी कभी सम में तुमको बोल सकता है सप्लीमेंट्री रेट यूज करने के लिए। सप्लीमेंट्री रेट कब यूज होगा, जब क्वेश्चन में एक्चुअल ओवरहेड कितना लगा है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो क्वेश्चन बता दे। अगर एक्चुअल ओवरहेड सब में दिया हुआ है तब तो आपको सप्लीमेंट्री रेट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, जो भी आपका अंडर या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन है उसको आप डिवाइड करना किससे, प्रोडक्शन यूनिट से, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से, जो सीखे थे ओवरहेड चैप्टर में। अरे अंडर ही ओवर कैसे निकलेगा, एक्चुअल ओवरहेड और रिकवर्ड ओवरहेड गैप। अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है तो क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ द जॉब आया उसमें बढ़ाना पड़ेगा, रेट जितना रेट आएगा उसे बढ़ाना पड़ेगा खर्चे को। और अगर ओवर एब्जॉर्प्शन होगा तो मतलब खर्चे से माइनस करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट में चार्ज करना होगा, प्रोडक्ट से माइनस करना होगा, कॉस्ट को चेंज करना होगा जॉब का कॉस्ट को, अगर एक्चुअल ओवरहेड सब में दिया हुआ है तो। अगर अंडर एब्जॉर्प्शन आएगा तो रेट जो आएगा पर यूनिट उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा रेट पर यूनिट इतने से कॉस्ट को बढ़ा देंगे। ओवर एब्जॉर्प्शन था तो रेट जो आएगा उतने से कॉस्ट को पर यूनिट क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री रेट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसमें, जॉब कॉस्टिंग में। ऑल्दो ओवरहेड चैप्टर पढ़ा हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत, नया बात नहीं है, सेम चीज़ यहाँ पे करना पड़ सकता है। जस्ट इट्स ओनली अबाउट कीपिंग इन माइंड कि सप्लीमेंट्री रेट यहाँ पर भी यूज हो सकता है। अब अगला बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, बैच कॉस्टिंग का। जस्ट अ मिनट। सो बैच कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है सर, तो लिखेंगे मीनिंग, तो लिखो द टेक्निक और मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ बैच कॉस्ट is called batch costing.
मतलब एक पर्टिकुलर बैच का कॉस्ट निकालने का जो तरीका होता है या जो मेथड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैच कॉस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी लिखो, द मेथड ऑफ बैच कॉस्टिंग, the method of batch costing is applicable to those industries where production is done in bulk क्वांटिटी एट अ टाइम। तो बैच कॉस्टिंग कहां अप्लाई होता है, उन इंडस्ट्रीज में जहां पर प्रोडक्शन क्या होता है, बल्क में होता है, एक एक करके नहीं, बल्क में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, वहां पर यूज होता है। जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल क्या है, फार्मा या फिर कोई ड्रग इंडस्ट्रीज जो होते हैं, क्योंकि दवाई वगैरह जो बनता है हमेशा बल्क में बनता है, हमेशा लॉट में बनता है, एक एक करके नहीं बनता है। जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, उनमें जो प्रोडक्शन होता है बल्क में होता है। जैसे कि इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, किसका, टीवी का, रेडियो का, जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बनाते हैं ना टीवी का या फिर रेडियो का, ट्यूब्स वगैरह जो होता है टीवी में, वो सब हमेशा बल्क में बनता है। ठीक है, तो उनका कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं वो बैच कॉस्टिंग सिखाता है। आजकल ना बहुत एक तरह का क्वेश्चन आना चालू हो गया है, अगर बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन एग्जाम में देता है तो उन लोग पूछता है बताओ कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा। तब सिंपल है, एक पर्टिकुलर बैच का टोटल कॉस्ट ले लो, टोटल कॉस्ट ऑफ अ बैच, और उसको डिवाइड कर लो किससे, नंबर ऑफ यूनिट्स इन द बैच। उस पर्टिकुलर बैच का टोटल कॉस्ट ले लो और उस बैच में कितना यूनिट्स से डिवाइड कर लो तो तुमको कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज EBQ। आप जानते हैं जिस तरह मटेरियल में होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वैसे यहाँ पर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इसको हम लोग ऑप्टिमम बैच क्वांटिटी भी बोलते हैं। अगर आपको EOQ का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो EBQ के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो व्हाट इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इट इज द, लिखो पहले भी समझाते हैं, ऑप्टिमम क्वांटिटी इन द बैच वेयर setup cost and carrying cost are optimized. Setup cost and carrying cost is optimized। मतलब क्या हुआ, एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि एक बैच में कितना क्वांटिटी बनाए, तो सिंपल है, एक बैच में उतना क्वांटिटी बनाओ जिससे तुम्हारा डिमांड तो फुलफिल हो ही, लेकिन साथ में कॉस्ट भी मिनिमाइज हो। तो कॉस्ट क्या लगता है सर, एक बैच में बनाने में कॉस्ट क्या लगता है, क्योंकि समझो अगर एक बैच में तुम ज़्यादा क्वांटिटी में बना देगा तो तुम्हारा स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, मतलब कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, और एक बैच में अगर कम क्वांटिटी बनाएगा तो तुम्हारा नंबर ऑफ बैचेस बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना डिमांड है साल भर में उतना तो बनाना ही पड़ेगा, और नंबर ऑफ बैचेस जितना ज़्यादा होगा सेटअप कॉस्ट उतना बढ़ते जाएगा, क्योंकि द हायर द नंबर ऑफ बैचेस हायर विल बी द सेटअप कॉस्ट, क्योंकि हर बैच में सेटअप करना पड़ता है। इसका मतलब, तो सर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का ये फिगर कहाँ से मिलेगा, सिंपल है, इसका फॉर्मूला है √2AS/C। √2AS/C, यहाँ पर A का मतलब क्या है, एनुअल प्रोडक्शन कितना करना है, S का मतलब क्या है, सेटअप कॉस्ट पर बैच, और C का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। C का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन तुमसे पूछता है बताओ नंबर ऑफ बैचेस कैसे निकालें,
या फिर नंबर ऑफ रन्स भी बहुत यूज करता है, रन्स। तो रन्स बोलो या बैचेस बोलो, बात सेम है। वो सिंपल है, जितना आपको एनुअल प्रोडक्शन करना है साल भर में। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी मतलब एक बैच में कितना प्रोडक्शन करना है, तो उसको अगर आप EBQ से डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ बैचेस या रन्स मिल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ टाइम इंटरवल बिटवीन 2 बैचेस, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 बैच, वो कैसे निकालेंगे? तो भी सिंपल है, आप 360 डेज को या 365 जैसे आपका मन, उसको अगर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बैचेस से तो टाइम इंटरवल मिल जाएगा। तो ये सब कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो EOQ का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला यहां पर भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी तुमको निकालना पड़ सकता है टोटल सेटअप कॉस्ट, टोटल सेटअप कॉस्ट। तो टोटल सेटअप कॉस्ट क्या होगा? सिंपल है, नंबर ऑफ बैचेस जो भी थोड़े पहले निकालने सीखे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेटअप कॉस्ट पर बैच के साथ, तो टोटल सेटअप कॉस्ट आ जाएगा। सेटअप कॉस्ट पर बैच कहाँ, जो एस था वही तो सेटअप कॉस्ट पर बैच था। सिमिलरली टोटल कैरिंग कॉस्ट का बात भी आ जाता है। टोटल कैरिंग कॉस्ट आप जानते हैं, मटेरियल चैप्टर में पढ़े थे, एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होता है। एंड एवरेज स्टॉक इज नथिंग बट हाफ इनटू EBQ, जो कि मटेरियल में प्रूफ भी किया हुआ है कि एवरेज स्टॉक कैसे हाफ इनटू EBQ होता है, ठीक है। जिस तरह मटेरियल में क्वेश्चन आता है कि तुमको डिसाइड करना है कि EBQ वाला बनाएं एक बार में या फिर नॉन EBQ में जाएं, तुमको डिसाइड करना पड़ता है। तो तुम क्या करेगा? पर्टिकुलर्स, 2 लेवल बनाना पड़ेगा, एक EBQ वाला लेवल, एक नॉन EBQ वाला लेवल। सबसे पहले तुम क्या निकालेगा? टोटल सेटअप कॉस्ट, टोटल सेटअप कॉस्ट। तो EBQ वाले केस में टोटल सेटअप कॉस्ट कैसे निकलेगा? जो सेटअप कॉस्ट पर बैच है उसको मल्टीप्लाई कर लेना EBQ से, कि जो EBQ वही तो तुम्हारा नंबर ऑफ इनटू नंबर ऑफ बैचेस करना है ना, इनटू नंबर ऑफ बैचेस। अच्छा, वो तो तुम ऑलरेडी यहां पर निकाला था, देखो ना, सेट नंबर ऑफ बैचेस निकाला था ना, एनुअल प्रोडक्शन बाय EBQ। हाँ, नॉन EBQ के केस में नंबर ऑफ बैचेस क्या हो जाएगा? नॉन EBQ के केस में नंबर ऑफ बैचेस क्या बोलेंगे? एनुअल प्रोडक्शन बाय बैच क्वांटिटी, जितना भी बैच क्वांटिटी सम बोलेगा। तो उस केस में यहाँ का नंबर ऑफ बैचेस मिल गया, और सेटअप कॉस्ट पर बैच तो फिक्स्ड ही है, तो दोनों केस में क्या निकल जाएगा? टोटल सेटअप कॉस्ट निकल जाएगा। फिर क्या निकालेगा? टोटल कैरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू, अच्छा इस हाफ इंटू क्या था? EBQ इंटू कैरिंग कॉस्ट। लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे? हाफ इंटू बैच क्वांटिटी सिर्फ बोलना, यहाँ पे EBQ मत बोलना क्योंकि नॉन EBQ वाला लेवल है। तो हाफ इंटू बैच क्वांटिटी इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और इस तरह से क्या होगा? दोनों लेवल पे तुमको कॉस्ट मिल जाएगा। तो पक्का बात है, क्वेश्चन क्या दिखने वाला तुमको कि EBQ वाले लेवल में कॉस्ट कम आएगा, नॉन EBQ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि सबसे कॉस्ट कम किस में आता है? EBQ में आता है। तो क्वेश्चन जवाब क्या हो जाएगा? जो EBQ वाला लेवल है उसमें करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन देने के लिए और एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? बताओ कॉस्ट सेव कितना हुआ है? EBQ वाले लेवल में प्रोडक्शन करके कॉस्ट कितना सेव हुआ है? तो ऑब्वियसली नॉन EBQ में ज़्यादा रहेगा, यहाँ कम रहेगा, तो कॉस्ट सेव कितना हुआ है? कॉस्ट सेव विल बी B-A। या क्वेश्चन पूछेगा नॉन EBQ अगर आप करते हैं तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा? तो अगेन सेम B-A करने से एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगेगा बाय प्रोड्यूसिंग एट नॉन EBQ वाला लेवल, वो बता देंगे, ठीक है। तो जॉब एंड बैच कॉस्टिंग में और कुछ है भी नहीं, बस इतना सही था जॉब एंड बैच कॉस्टिंग में। ये सारा बात अगर कोई ध्यान रखता है तो जॉब एंड बैच कॉस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होना है, और इससे ज़्यादा और कोई कॉन्सेप्ट जॉब एंड बैच कॉस्टिंग में है भी नहीं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, और विद दिस वी एंड दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन वी विल हैव ऑन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो नेक्स्ट सेशन में वी विल रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।